नमस्कार दोस्तों, DN 24/7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इतिहास से संबंधित है और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम अस्थायी बंदोबस्त है। दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त क्या है, इसे किसने लागू किया गया और कब लागू किया, साथ ही साथ इसके कुछ गुण और कुछ दोष को भी बताएं। यही सब बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा वादा है दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आपको एक बार में अस्थायी बंदोबस्त पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित एक नीति थी। किससे दोस्तों? भू राजस्व से संबंधित एक नीति थी। अस्थायी बंदोबस्त को कंपनी ने, किसने दोस्तों? कंपनी ने भू राजस्व यानी भूमि से लगान प्राप्त करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। अस्थायी बंदोबस्त को दोस्तों इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम इस्तेमारी बंदोबस्त भी है। अस्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल, एकदम दिमाग में आपको बसा लेना है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। दोस्तों, कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है 1786 से 1793 तक है। दोस्तों, प्रारंभ में इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया, परंतु जब यह सफल नजर आता हुआ दिखा तो इसे वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक तथा मद्रास के कुछ जिलों में भी दोस्तों इसे लागू किया गया। दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामित्व होता था वो होता था जमींदार, या आप इसकी विशेषता भी आप बोल सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का स्वामित्व होता था वो होता था दोस्तों कौन? जमींदार। जमींदार जो था दोस्तों का जो पद वंशानुगत एवं हस्तांतरित होता था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया उनका ये सोच था कि मान लीजिए कि अगर हम ये पद यानी जमींदार का जो पद है वंशानुगत या हस्तांतरित कर दें तो जो जमींदार जिस क्षेत्र में उनको दिया जाएगा या उनके जो मान लीजिए जिस क्षेत्र से वो टैक्स वसूलेंगे उस क्षेत्र में जरूर कुछ कल्याण का काम करेंगे, जैसे किसानों का खेती करने के टाइम में से सिंचाई का बंदोबस्त करना या इसके अलावा जो उन्हें जरूरी लगे या जो उन्हें समझ में आए। तो दोस्तों ये सब शायद कुछ ऐसा हुआ नहीं। अस्थायी बंदोबस्त में दोस्तों जो कंपनी थी वो उसने लगान की राशि निश्चित कर दी थी। लगान की जो राशि थी, एकदम दिमाग में आपको यह पॉइंट रखना कि उसकी राशि जो थी वो एकदम निश्चित कर दी गई थी। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार किसानों से किसी भी तरह से कर वसूल करके कंपनी को अदा करता था। इसमें दोस्तों यानी अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 10/11 भाग जमींदार कंपनी को अदा करती थी अपनी कुल भूमि का और 1/11 भाग अपने पास रखती थी। अगर इसे परसेंटेज में अगर बात करें दोस्तों तो 89% कंपनी को देना पड़ता था और 11% अपने पास जमींदार रखते थे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अस्थायी बंदोबस्त को आगे लेके चलता हूँ और इसके कुछ मैं आपको दोष बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे भी जाते हैं। इसका दोष निम्न है दोस्तों। पहला पॉइंट है इसका दोष है जी, किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि किसान और सरकार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया। क्या हुआ दोस्तों? किसान और जो कंपनी थे उसके बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। इसमें बिचौलिया के रूप में कौन आ गया था? जमींदार। और जमींदार क्या करते थे? किसानों से एकदम किसी भी तरह का कर एकदम उन्हें या तो मार पीट कर या उन पर मतलब अत्याचारी करके ही मतलब वे टैक्स वसूलते थे और कंपनी को अदा करते थे। परंतु दोस्तों आप इतनी वो मतलब किसान पीड़ा समझते थे, आप अपने मन में चित्रण कर सकते हैं, उनकी दुख का कल्पना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट था इसके दोस्त के अंदर, वो है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून को 1794 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इस कानून के अंतर्गत मतलब सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जो व्यवस्था या जो नियम बनाए गए थे वो यह थी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई जमींदार, एकदम ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई जमींदार जो अपनी जमींदारी की मतलब जागीरदारी की अगर जो राशि है वो कंपनी को अगर सही टाइम पे मतलब सूर्य अस्त होने से पहले एक डेट फिक्स कर दिया जाता था और उसे सूर्य अस्त होने से पहले उस दिन तक अगर मान लीजिए नहीं चुका पाया अगर कोई जमींदार अपनी जागीरदारी, तो उसकी ज़मीन जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था, यानी उसे उसके बाद फिर नीलाम कर दिया जाता था दोस्तों। एकदम ये कानून आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है क्या दोस्तों कि जमींदार दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली हो गए, मतलब उनकी आय में बढ़ोतरी हुई और कंपनी की आय में कमी हुई। कैसे हुई है दोस्तों? समझिए कि जमींदार क्या करते थे कि अपनी कुल भूमि का तो वसूलते ही थे, साथ ही साथ वे मतलब किसानों से ज़्यादातर कोशिश करते थे कर वसूलने का, उन्हें मार कर या पीट कर, वो मैंने आपको बता ही दिया है।
तो ये क्या हुआ कि धीरे 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 उनकी आय में बढ़ोतरी और कंपनी की आय में कमी हुई। चौथा पॉइंट आप बोल सकते हैं दोस्तों कि क्या हुआ कि इसमें मतलब किसानों का जो भूमि था, मतलब किसानों की जो पैतृक संपत्ति थी वे जमींदार को हाथों में चली गई और किसान किसान ना रहकर वे एक बंधुआ मजदूर के रूप में रह गए। मतलब वे मजदूरी करते हैं, उनके दिन चले गए क्योंकि सारी संपत्ति तो उनके हाथों में चल गई। उन्हें हमेशा ये टेंशन लगा हुआ रहता था कि हमको टैक्स जमा देना है, टैक्स जमा देना है। अगर मैं टैक्स नहीं जमा कर पाऊंगा तो मेरी ज़मीन क्या होगी, नीलाम कर दी जाएगी या जमींदार हड़प लेंगे। इस तरह के मन में उनके भय, हमेशा उनका मन में भय बना हुआ रहता था। कुछ गुण गुण तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे कंपनी को अधिक लाभ हुआ, अधिक फायदा हुआ। सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हैं दोस्तों कि कंपनी क्या हुई कि एक विदेशी थी, मान लीजिए वो विदेश से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो उनके मन में हमेशा एक यही बात रहती थी कि अगर हमको अपना भारत में पूरा साम्राज्य या पूरा ब्रिटिश फैलाना है, अपना चारों तरफ हम अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर दें, तो उनके लिए हमको यहाँ के लोगों से मिलना जरूरी है, यहाँ के लोगों से हम अपना काम निकलवा सकते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया दोस्तों कि कुछ कुछ क्षेत्रों, जैसे मान लीजिए कि बिहार के कुछ क्षेत्र या बंगाल के कुछ क्षेत्र में छोटे छोटे जमींदार बना दिए गए या बड़े तौर पर जमींदारों को बना दिया गया कि आप इनसे टैक्स वसूलिए और हमको निश्चित कर पहुंचा दीजिए, सही समय पर आप कर पहुंचा दीजिए। तो क्या होता दोस्तों कि इसमें किसानों कंपनी का समय भी बचता था, पर किसान तो दिन प्रतिदिन दैन होते ही जाते हैं और जमींदार एकदम यही सोच लेते थे कि हमको किसी भी तरह करके या तो उन पर अत्याचार करके भी या जिस टाइप से भी समझे उनको हमको टैक्स देना था। तो कंपनी क्या रहती थी, हमेशा बेनिफिट में ही रह जाती थी। उससे मतलब कंपनी का समय भी बचता था और साथ ही साथ में कंपनी को कोई परेशानी भी नहीं होती थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।